thank you for joining us, sir. So our money is priority, as our channel says कि we give priority to money. So हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दें, अपने फाइनेंशियल्स की तरफ ध्यान दें, जिनसे उनका पोर्टफोलियो आगे किस डायरेक्शन में जाए, कैसे डायरेक्शन में जाए, आपके मार्केट व्यूज उन्हें हेल्प करें, तो वो अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से बिल्ड कर पाए. So sir, I have got some quick questions from the industry, जो आजकल बहुत सारे लोगों की डिमांड है उसके बारे में जानना. जैसे अभी हम बात करें तो अभी करंट सिनेरियोज में हमने देखा कि मार्केट इज फॉलिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग रैली, मार्केट हैज स्टार्टेड फॉलिंग. सो अभी आपकी क्या एडवाइस है सर इस मार्केट फॉलिंग में? क्या अभी आपको क्या लगता है कि अभी एक इन्वेस्टर को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए यहाँ से सर? करंट सिचुएशन में आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है जो आपके व्यूअर्स पूछ रहे हैं, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ी सी सिनेरियो प्लेस कर देता हूँ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बैरोमीटर है, जिसको हम सेंसस कहते हैं, इसको जन्म लिए करीबन 44-45 साल हो गए. जब हम चाहे आप 45 साल की डिटेल देख लो, चाहे आप पिछले 30 साल 32 साल की डिटेल देख लो. 30-32 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1991 में इंडिया में कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे. तो ऐसा कोई भी साल ना रहा होगा जिसके अंदर की किसी तरह का करेक्शन ना हुआ हो. ये उतार चढ़ाव जो हम कहते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है या थोड़ी करेक्शन, ये पार्ट एंड पार्सल है मार्केट का. अगर मैं एकदम रीसेंट हिस्ट्री में जाऊं तो पिछले साल यानी कि 2023 साल जो अपने कैलेंडर ईयर था, इस साल में निफ्टी या सेंसेक्स कुछ 18-20% बढ़ा. मिड कैप जो है एज ए इंडेक्स करीबन 40-45% बढ़ा. एंड स्मॉल कैप डिपेंड करता है, उसे कई इंडेक्स है, लेकिन 45 से 55% की रेंज में बढ़ा. अब इसी चीज को आप 2 साल के हिसाब से परखो तो 2022 के साल, जो साल है कैलेंडर ईयर, उसके अंदर निफ्टी सिर्फ 4% ऊपर था, मिड कैप 4% ऊपर था, स्मॉल कैप इंडेक्स कुछ 10-15% नीचे था. तो अगर कोई भी निवेशक आता है इक्विटी के अंदर, हम जनरली उसको मीडियम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग निवेश करने के लिए कहते हैं, तो 2, 3, 4, 5 साल के हिसाब से उनको आना चाहिए. तो हाँ, क्योंकि 1 साल की मार्केट बड़ी थी, तो पिछले 1-2 महीने में थोड़ी सी नमी है, थोड़ी सी उसके अंदर जरा सी गिरावट भी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है. तो इतनी बड़ी रैली के बाद में थोड़ा करेक्शन होता है. तो मेरे हिसाब से हमको मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखना है. तो पिछले 2 साल के रिटर्न जो है वो मार्केट के एवरेज के हिसाब से है. एंड सेकेंडली मेरा यह मानना है, क्योंकि मेरे को मार्केट में भी करीबन 30 साल हो गए, 25 साल से तो मैं म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरिंग साइड वाले एमसी में हूँ. मेरा यह मानना है कुछ भी कभी भी बाई चांस नहीं होता है, पीछे फंडामेंटल्स होते हैं. मार्केट का रुख कई बार आगे पीछे होता है कि थोड़ा सेंटिमेंट्स अच्छे हो गए, मार्केट ज़्यादा बढ़ गया, कुछ सेंटिमेंट खराब हुए, करेक्शन हो गया. तो ये जो करेक्शन हुआ है अभी देखा जाए तो बहुत बड़ा करेक्शन तो हुआ नहीं है, राइट. हाँ, पिछले हफ्ते और पिछले महीने स्मॉल कैप में डबल डिजिट की थोड़ा करेक्शन हुआ, लेकिन 50-60% बढ़ने के बाद तो कुछ निवेशक ऐसे होंगे जो बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे को निकलना है. सो मार्केट का एक फंडामेंटल रूल है, अगर किसी को निकलना है और डेस्परेट सेलर है तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव. बट इससे क्या फ्यूचर कोई चेंज हुआ है? हमारे हिसाब से जैसी ग्रोथ रहेगी इकोनॉमिक्स की, जैसी ग्रोथ रहेगी कॉर्पोरेट्स की, वो रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिलते रहेगा. ओके, सो सर अभी हमारे जो नए निवेशक हैं, जो नए इन्वेस्टर्स प्लग इन हो रहे हैं मार्केट में, क्योंकि अब बड़ी तेजी से लोग हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग द मार्केट. यस. सो क्या की इंडिकेटर्स होने चाहिए सर फॉर लॉन्ग टर्म? एक इन्वेस्टर को क्या की इंडिकेटर्स फॉलो करने चाहिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में? हाँ जी. तो ना, आपका जो प्रश्न है मैं 2 तरीके से देखता हूँ. एक इंडिकेटर जो इन्वेस्टर्स को खुद के ऊपर इम्पोज करने हैं, और दूसरे जो उसको समझने हैं मार्केट या इकोनॉमिक्स के हिसाब से. देखिए, ग्लोबल लैंडस्केप इतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से एशिया और की तरफ थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रही है. यूएसए में इन्फ्लेशन हाई है तो इंटरेस्ट रेट हाई है, एंड ये सच्चाई यूरोप के लिए भी है. लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए जा रहे थे और काफ़ी सारी कोशिश की जा रही थी कि इकोनॉमी को और तेज़ी से बढ़ाया जाए. अब इसमें से कई चीज़ें हेल्प कर रही हैं रिसेंट टाइम्स में कि जीडीपी, जबकि ग्लोबल जीडीपी इतनी तेज़ी में नहीं है, इंडियन जीडीपी ऊपर है.
तो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि जनरल मार्केट को प्रेडिक्शन किया जाता है। मार्केट में इकोनॉमिस्ट हैं, मार्केट में रिसर्च वाले होते हैं जो मार्केट को, इंडियन जीडीपी को प्रेडिक्ट करते हैं। और अगर आप कोई भी बजट देखोगे, गवर्नमेंट का बजट, उसके अंदर जो टैक्स कलेक्शंस होते हैं, जो ग्रोथ के नंबर्स होते हैं, उसके अंदर भी जीडीपी की प्रेडिक्शन आती है। अगर आप रिजर्व बैंक के को फॉलो करो, उनकी जो कमिटी जो मीटिंग्स होती हैं रेगुलर, उसके अंदर जीडीपी की प्रेडिक्शंस की जाती है। जो साल खत्म हो रहा है मार्च फाइनेंशियल ईयर, जो प्रेडिक्शन की गई थी उससे बेहतर नंबर आए हैं। अब जीडीपी है क्या? जीडीपी अर्थव्यवस्था है एक देश की, लेकिन वो कहाँ से आती है? वो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन से आएगी, वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन से आएगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से आएगी, वो आपके मेरे जैसे जो कंज्यूमर्स है, हमारी कंजम्पशन से खर्चे जो होंगे उससे आएगी, वो सर्विस सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से, आईटी सेक्टर से आएगी। नाउ जीडीपी इसलिए अच्छी है ना क्योंकि इन्होंने बेहतर काम किया है। सो अल्टीमेट जीडीपी एक जो हम अर्थव्यवस्था के नंबर कहते हैं वो एंड रिजल्ट है, लेकिन जो जो उसका प्रोसेस है वो अच्छा है, वो ग्रोथ साइड है। सो ये इंडिया ग्रोथ के हिसाब से ये मेन इंडिकेटर है। क्या ये जारी रहेगा? हमको पूरी उम्मीद है। कितनी परसेंटेज से, वो रेगुलर रिव्यू करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो आपका मूल प्रश्न है इन्वेस्टर्स पे, कि इन्वेस्टर्स को क्या सोचना चाहिए। इन्वेस्टर मेरे हिसाब से ये चीज़ें एक आर्थिक सलाहकार, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट ज़्यादा इंडिकेट करता है, वो ज़्यादा रीड करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के साथ में, कैपिटल मार्केट्स के साथ में जो टेलीविज़न के ऊपर इतने कमेंटेटर्स आते हैं, उनको आप लोग फॉलो करते हो, हम फॉलो करते हैं, हम सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। रेगुलर रिव्यू होते हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टरली, उसके रिव्यू होते हैं। तो ये सारा काम उनका है। निवेशक कौन है? निवेशक है जो नौकरी कर रहा है, जो व्यवसाय अपना चला रहा है, वो स्मॉल हो, मीडियम हो, कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो। निवेशक है जो में एग्रीकल्चरिस्ट है, तो वो उनको अपनी देखना चाहिए कि एक अच्छे सलाहकार के हाथ में हो, उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट उनकी प्लान बनाया जाए, एंड उनको अपने डिसिप्लिन में क्या रिक्वायरमेंट है कि मीडियम लॉन्ग रन 5 साल 10 साल के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि एसआईपी करनी है कि लमसम करनी है, उनको वहां ध्यान देना है। मार्केट की थोड़ी नेचर समझनी है कि पार्ट एंड पार्सल है करेक्शन, पार्ट एंड पार्सल है मार्केट ऊपर जाना। नेट में अंग्रेजी की कहावत बताता हूं कि मार्केट्स यानी कि कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट इज स्लेव टू अर्निंग्स। सिंपल कन्वर्सेशन इन हिंदी कन्वर्ट करूं तो मार्केट गुलाम है अपनी ग्रोथ का, अपने विकास का, अपनी उन्नति का। और अगर देश में उन्नति होगी तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्टिंग दैट। सो इन्वेस्टर के लिए मेरी सिंपल सी सलाह यह रहेगी कि आप अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट बिहेवियर या उस डिसिप्लिन पे फोकस करिए, टाइम लेके आइए मार्केट के अंदर। और जब देश कह रहा है, जब देश के लीडर्स कह रहे हैं, जब दुनिया कह रही है कि ये भारत का अमृतकाल है, जब पिछले 2-3 सालों में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हम दुनिया की 5वां सबसे बड़ा नेशन बन गए हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये जारी रहेगा, तो हमको इसका फायदा उठाना है, अच्छे इसमें निवेश करना है इस देश में। और वेल्थ क्रिएशन के लिए कैपिटल बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, गोल्ड, हर तरह से हम ये बैठ के, क्योंकि हर इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइलिंग, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उसका टाइम होरिजन अलग अलग हो सकता है, तो वो बैठ के उनको डिसाइड करना है, वो बैठ के उनको डिस्कस करना है कि क्या पोजीशन लेनी है, और रेगुलर रिव्यू करते रहना है। तो कहीं पे अच्छा समय है, बाकी सब चलता रहेगा, सिर्फ टाइम लेके आइए और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से निवेश करिए। सो सर, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ आपके साथ कि मार्केट इज द स्लेव ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एवरीथिंग। सो सर, बट जैसा जब मार्केट में ऐसी करेक्शंस आती हैं, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, बहुत सारा वोलेटिलिटी होती है, तो मार्केट में एक बड़ा हमारे हिंदुस्तान में एक कल्चर है, बात होती है अपॉर्चुनिटीज की। तो अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं करेंगे तो वो रह जाएगा। तो आई वांट कि हम क्या इस टाइम पे क्या अपॉर्चुनिटीज नई क्रिएट हो रही हैं जो आने वाले टाइम में हमारे इन्वेस्टर्स को अच्छा ग्रोथ दे सकती हैं इन देयर पोर्टफोलियो से। जी, तो जो शब्द आपने यूज किया ना, मैं इसी शब्द को वजन देते हुए आपको एक कैपिटल मार्केट का प्रोवर्ब सुनाता हूं। कहा जाता है
कि हर भूतकाल में जो करेक्शन हुआ वो एक अपॉर्चुनिटी था निवेश करने का, मगर जो आज करेक्शन हो रहा है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन कैसे हो सकता है? करेक्शन अगर हो और फंडामेंटली ग्रोथ फ्यूचर में है, तो अगर करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ निवेश कर पाएं, क्योंकि हम हरदम कहते हैं अगर मार्केट नीचे होती ना तो मैं पैसा और लगा लेता। तो हाँ, ये स्टैंड अलोन स्टेटमेंट से समझाने के लिए कह रहा हूं, परखना पड़ेगा कि करेक्शन है तो फंडामेंटल कोई चेंज तो नहीं आ रहा है जरूर। और याद रखिएगा, मैं सबको ये कहना चाहता हूं, आप निवेश, आप इन्वेस्टमेंट किसके लिए करते हो? आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो। पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट स्टैटिस्टिक्स सिर्फ समझ के लिए है, नॉलेज के लिए है, और वो हेल्प करता है फ्यूचर्स के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। मगर जो फ्यूचर है वही आपको पैसा बना के देगा। आप रिस्क फ्यूचर के लेते हो। सो अब आप जो अपॉर्चुनिटी कह रहे हो, भिन्न भिन्न प्रकार की अपॉर्चुनिटी आएगी। सो नॉर्मली ये कई सारे सेगमेंट्स पे लोग, कई भाषा यूज हो जाती हैं हमारे कैपिटल जगत में, इन्वेस्टमेंट के जगत में, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं थीमेटिक फंड कि आईटी सेक्टर में करें या फार्मा में करें। सो मेरे हिसाब से ये रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है इन्वेस्टर का। बट और ये ना, ये सर्कुलेशन है जो होती रहेगी। ये सेक्टोरल रोटेशन है कि कभी एक फाइनेंशियल चल रहा है कि कभी आईटी चल रहा है। मेरे हिसाब से दो तरह के निवेश हो सकते हैं। एक, आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ले लो, और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड फ्लेक्सी कैप भी डाइवर्सिफाइड है, फोकस भी डाइवर्सिफाइड है, लार्ज कैप भी डाइवर्सिफाइड है, मिड कैप भी डाइवर्सिफाइड है, स्मॉल कैप भी डाइवर्सिफाइड है। तो डाइवर्सिफाइड मतलब क्या कि देखिए, आपने पैसा दिया इन्वेस्ट फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर 30, 40, 50, 70, 100 स्टॉक्स डिपेंड करता है, उसके हिसाब से वो खरीदेगा। तो भिन्न भिन्न सेक्टर्स में, भिन्न भिन्न स्टॉक्स में आपने डाइवर्सिफाई कर दिया फंड आपने, जबकि एक ही निवेश किया, एक ही इन्वेस्टमेंट की, आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो गया एंड रिस्क और अकॉर्डिंगली उसकी मिटिगेट होगी, कम हो गई। या फिर आप थीमेटिक स्टॉक्स उठाओ कि थीमेटिक फंड, तो ब्रॉडर रेंज, जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पकड़ रही हैं और बढ़ेगी आगे। मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था 8-10 साल पहले जो लॉन्च हुआ था, अब वो कहीं पे तेजी में है, कहीं। और अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हम जो बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग तो चाहिए। तो हमको वो थीम एक अच्छी लगती है, लेकिन याद रखिएगा ये थीम्स सारे टाइम हॉरिजन के साथ अच्छी लगती है। आपको समय लेके आना पड़ेगा इसका। ये नहीं कि एकदम शॉर्ट टर्म सोचो कि स्पेकुलेटिव है। शॉर्ट टर्म की इक्विटी मार्केट में रिस्क भरपूर रहेगी। इसको छोड़ के अगर आप अलग अलग टाइम में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। एक साल पहले जैसे कि कैपिटल गुड्स में एक अपॉर्चुनिटी आई थी, पीएसयू सेक्टर में पिछले 2 सालों से, 1-1.5 साल 2 सालों से आ रही है, लेकिन ये सेक्टोरल रोटेशन होती रहेगी। तो मेरा एक मानना है कि अगर आप सलाहकार के साथ बैठिए एंड टाइम हॉरिजन के हिसाब से इसको डिवाइड कर दीजिए इन्वेस्टमेंट, बट अपॉर्चुनिटी फिर भी आपका इतना लंबा मैं आंसर दे रहा हूं, लेकिन सिंपल आंसर ये है कि हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी है। हिंदुस्तान इटसेल्फ एक अपॉर्चुनिटी है। आप उसमें डेट, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी के हिसाब से उसमें निवेश करिए। ये एंड अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल आउटलुक एंड डिस्कशन विद योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यू शुड टेक अ डिसीजन। ओके, सो सर, जैसे जनरली क्या होता है ना, लोग जिस तरह का वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी अभी चल रही है मार्केट के अंदर, लोग काफ़ी इसको देख के घबरा जाते हैं। हाँ। काफ़ी इन्वेस्टर्स को लगता है कि ऐसा तो नहीं, इस मार्केट में वोलेटिलिटी के और पैरामीटर्स और अनसर्टेनिटी जो क्रिएट होती है, तो उनके बारे में क्या कहना है सर आपका? आपने शायद सही इंसान से क्वेश्चन पूछा। मेरी फैमिली, आप मेरे को देख के समझ सकते हो कि फार्मर बैकग्राउंड से हम। मेरे फादर निकल गए थे कहीं पे बिजनेस में आ गए, मैंने थोड़ी पढ़ाई कर ली, मैं कॉर्पोरेट जगत में आ गया। तो मेरे फादर ने मेरे को एक बार ये वॉलेटिलिटी और रिस्क की बात समझाई थी। मैं वही एग्जांपल आपके इन्वेस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि रिस्क हर चीज़ में है। फार्मर जब बीज बोता है, उसके बाद उसको सुबह पानी लगाना है, दोपहर को धूप में काम करना है, बारिश में काम करना है, जब तक कि उसकी मंडी में जाके सामान ना बिके एक भाव में, तब तक उसकी रिस्क है।
कि बीज आपके फूड ग्रेन्स भी आ गए और उसके बाद आप बेचने जा रहे हो भाव ऊपर नीचे, तो मैं ये पकड़ता हूँ रिस्क सब जगह है मार्केट के अंदर, वॉलेटिलिटी भी रहेगी, हमको समझ के उसको रिस्क को मिटिगेट करना है। रूल ये है, डिसिप्लिन एंड टाइम दोनों इस चीज़ों को रिड्यूस कर सकता है। देयर नथिंग कॉल्ड जीरो रिस्क एट ऑल। हम जितना चीज़ों को समझेंगे, जितनी डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, जितनी हम डिसिप्लिन से टाइम लेके आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली आपकी रिस्क कम होती रहेगी। और वॉलेटिलिटी को मैं कई बार अपना दोस्त मानता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने एसआईपी करना सिखाया। अगर आप, और एसआईपी ऐसा एक औजार है, ऐसी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर की ऑटोमेटिकली वॉलेटिलिटी अगर होती है, करेक्शन होता है, तो फायदेमंद हो जाता है इन्वेस्टर का, क्योंकि मार्केट नीचे आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे अलॉटमेंट के अंदर। तो अलग तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, कैपिटल मार्केट्स के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ उसको समझ के परख के निवेश करना है। और अल्टीमेटली टाइमिंग नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट है, कितना समय बिताते हो मार्केट में, ना कि परफेक्ट टाइमिंग से मैं कैसे निवेश करता हूँ। So, sir, let's conclude our talk, and it will be not justice if we'll not talk about Mahindra की अभी महिंद्रा की क्या कोर एबिलिटीज हैं सर इस मार्केट में हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, कि महिंद्रा किस तरीके से इस मार्केट को देख रहा है और कैसे आप लोग आगे फोकस कर रहे हैं फॉर जी। जनरेटिंग गुड रिटर्न्स इन कमिंग फ्यूचर। बिल्कुल, देखिए हमारा हम महिंद्रा मैनलाइफ म्यूचुअल फंड जो है, ये करीबन 8 साल पहले अपनी इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हुआ था। आज हमारे पास 22 म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए, एंड जैसे जैसे समय निकलेगा हम और भी लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट्स। तो हमारी कोर जो एक्टिविटी है, फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी, उसके अंदर कुछ जो हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वो रिस्क रिटर्न का है। और ये मार्केट के रूल है कि रिस्क ज़्यादा लो, रिटर्न ज़्यादा बन सकता है, लेकिन हर चीज़ बैलेंस आउट और संतुलन के हिसाब से हम निवेश करना है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल हम फॉलो करते हैं, वी आर रिस्क अवेयर नॉट रिस्क अवर्स। यानी कि जब निवेश जगत में हो तो रिस्क तो है, लेकिन उसको जानकर, उसको परख कर, रिसर्च जो हमारे एनालिस्ट है उसको देखते हैं, फंड मैनेजर उसको एनालाइज करते हैं, अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारे जो पार्टनर हैं उनका नाम है मैन्यूलाइफ, वो करीबन 12-15 कंट्रीज में है, उनके पास करीबन 130 साल का एक्सपीरियंस है इस कैपिटल मार्केट्स का। वो लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। जो महिंद्रा है वो इंडिया की बहुत ही पुरानी एनबीएफसी फर्म है, जिसके कि 30-35 साल एक्सपीरियंस हो चुका है। 8 साल पहले उन्होंने हमको प्रमोट किया था कि म्यूचुअल फंड जो सेगमेंट है उसके अंदर हम अपने पुराने एक्सपीरियंस, अपनी इंडिया की जो हम फ्रेंचाइजी है उसको डेवलप करके निवेशक तक अच्छे प्रोडक्ट्स लेके जा पाएँ। सो हम रिस्क रिटर्न के हिसाब से काम करते हैं, और हम हरदम ये मानते हैं कि पास्ट इज ओनली लर्निंग फॉर अस। फ्यूचर बैरोमीटर जो है वो हरदम अपॉर्चुनिटी के होते हैं, और अकॉर्डिंगली जैसे इंडिकेटर्स आते हैं हमारे, ये बहुत डीप रिसर्च है, ये शॉर्ट में बताया भी नहीं जा सकता है, हम अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करते हैं। ये जो 30-35 साल महिंद्रा फाइनेंशियल्स का एक्सपीरियंस है हिंदुस्तान में, हमारी जो महिंद्रा फाइनेंस के 1400 ब्रांचेस से करीबन उसके ऊपर, हमारी महिंद्रा मैनलाइफ म्यूचुअल फंड की करीबन 70 ब्रांचेस हैं हम, और मैन्यूलाइफ का जो एक्सपीरियंस है अक्रॉस द वर्ल्ड इन मैनेजिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ये सब एक बहुत ही अच्छा गठबंधन बना है, जिससे कि इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स और रिटर्न्स जहां हम डिलीवर कर पाएँ। अगर आप हमारे रिसेंटली 1 साल, 3 साल, 5 साल जो रिटर्न्स देखोगे अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में, वो बड़े ही अच्छे रिटर्न्स आए हैं, सुपीरियर रिटर्न्स आए हैं। मतलब एंड मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे रिटर्न्स देख के हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग, पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफिकेशन, उसको बैलेंस पोर्टफोलियोज बनाते हैं हम, उसको देखकर आप जरूर निवेश करिए, एक्सपीरियंस करिए। सो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपके इन्वेस्टर्स से। सो थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम श्योर हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत टेक अवे मिलेगा इससे, एंड आई एम श्योर कि महिंद्रा को भी अच्छा बूस्ट मिलेगा थ्रू आवर इन्वेस्टर्स, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो।